सर, मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप जर्नलिज़म की तरफ आने का ख्वाब कैसे आया कि पाकिस्तान में तो उस वक्त बूम भी नहीं आया था। जहाँ तक मेरे आने की बात है तो मैं काफ़ी पुराना हो गया हूँ, पुराने वक्तों के जिसे कहते हैं ना, उस वक्त तो टीवी था भी नहीं। हाँ। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इमरान खान साहब के बारे में एक मैं चीज़ बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब की एक ही स्ट्रेंथ है, मैं जो उनके पीछे अवामी ताकत। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे बतौर तजिया निगार, और दूसरी इस सूरत हाल कब तक ये प्रिवेल करेगी? देखिए, हमें जो गवर्नमेंट कहती है उस पर यकीन ही करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, गवर्नमेंट ने भी बार बार यकीन दहानी कराई है। बतौर सहाफ़ी क्या आप नहीं समझते कि सहाफ़ी को गैर जानिबदार होते हुए इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री कबूल नहीं करनी चाहिए? असल में इंटरिम गवर्नमेंट हो या वैसे गवर्नमेंट हो, मतलब सहाफ़ी का काम ही नहीं है ना ये वाला काम। बल्कि अब तो ये पूछते हैं जैसे वो मुसलमानों से पूछते हैं ना कि आपका फ़िरका कौन सा, किस फ़िरके से ताल्लुक है आपका, तो अब सहाफ़ियों से पूछा जाता है कि आपका किस तरह से ताल्लुक है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई पार्टी ऐसी है जो 2/3 मेजॉरिटी लेने के काबिल होगी या स्प्लिट मैंडेट आएगा? देखें, पहले तो क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा इस वक्त शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना। अब इलेक्शन का साल है, इसमें वज़ीर आज़म किसको देखते हैं? बड़ा मुश्किल है अभी रात ही में बात कर रहा था। आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ तो ये तो इलेक्शन की बात है ना। अभी तो पहले इलेक्शन जीते हैं और जीत के आए, इतनी सीटें निकाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बज़्म इफ्तिखार के एक नए एपिसोड के साथ, एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मीडिया पर्सनैलिटी से जो पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स के अगर देखें तो फाउंडर्स में शामिल हैं। कहीं आपने बतौर डायरेक्टर न्यूज़, कहीं आपने बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुख्तलिफ़ पोस्ट के ऊपर जो है अपनी सर्विसेज दी, और आज जो प्राइवेट हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, लीडिंग जिनके चैनल्स कहा जा सकता है, उन चैनल्स के आपको एजाज़ है कि वो आपके हाथ से लॉन्च हुए। और इसी तरह सहाफ़त का बड़ा जाना पहचाना नाम, सनसनी नहीं खबर की तस्दीक पर गुफ्तगू करते हैं, और आज हम सहाफ़त के हवाले से उनको इंशाल्लाह हम इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुराद इमरान मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारी इस बज़्म को जो है वो चार चांद लगाए। सर, मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप जर्नलिज़म की तरफ आने का ख्वाब कैसे आया कि पाकिस्तान में तो उस वक्त बूम भी नहीं आया था कि जब आप लोगों ने इस फील्ड में कदम रखा, एक पीटीवी हुआ करता था। एक तो आपको पहले बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह आपकी बज़्म को पहले ही चार चांद लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक मेरे आने की बात है तो मैं काफ़ी पुराना हो गया हूँ, पुराने वक्तों के जिसे कहते हैं ना, उस वक्त तो टीवी था भी नहीं। हाँ, तो उस वक्त अखबारात थे और काफ़ी बड़े बड़े नाम थे अखबारात के। जंग था, अलवाय वक्त था, मशरिक था, इमरोज़ था, इस तरह के सारे अखबारात थे। तो बड़ा नाम था अखबारात का ही, तूती बोलता था उस वक्त। तो जो टीवी चैनल्स हैं जो प्राइवेट, ख़ास तौर पे चूँकि हमारा ताल्लुक तो न्यूज़ से है, तो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो टीवी चैनल्स हैं ये तो 2002 से मुशर्रफ दौर जी। तो 2002 में जब जियो लॉन्च हुआ तो मैं उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक था, और मुझे ये एजाज़ रहा कि इसमें फिर हमने कुछ गोरों से सीखा, कुछ वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें सीखी और फिर उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ज़ाहिर है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाती, लेकिन वो एक जिद्दत भारत पाकिस्तान में आई। फिर उसके बाद बहुत सारे चैनल्स लगे जिनमें काफ़ी सारे चैनल्स में काम करने का मौका मिला, या मैं उसकी पायनियर टीम का हिस्सा रहा या किसी बड़ी पोजीशन पे उनके साथ रहा, जिसमें एक्सप्रेस था, जिसमें दुनिया टीवी था। फिर बाद में और भी टीवी चैनल्स आए जिसमें मुख्तलिफ़ हैसियतों में मुझे काम करने का मौका मिला। नियो था, उसमें प्रोग्राम भी करता रहा मैं। आप न्यूज़ था, वो सारी लॉन्च मेरे हाथ से थी और सारा उसका सेटअप स्ट्रक्चर मेरे हाथ से बना। 92 में भी कुछ ऐसा काम करने का मौका मिला, लेकिन वो लॉन्च से पहले ही उसको खैर बात कहना पड़ा। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ चैनल्स में पीटीवी भी सरबराही करने का मौका मिला। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे कहते हैं मौके मिले और अल्लाह ने दिए, और इनमें काम करते रहे माशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये भी साथ बताइएगा कि अब इस वक्त चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या चैनल जितने भी हैं, बहुत सारे चैनल्स जहाँ बूम पर हैं वहाँ बंद होने की धाने पे भी खड़े हुए हैं,
और साथ ही पैरेलल हर चैनल ने अपना डिजिटल जो है वो साथ चैनल ज़रूर बनाया है सोर्स ऑफ इनकम के लिए या सपोर्ट के लिए। कि आप क्या समझते हैं कि चैनल की अब सर्वाइवल या उसकी बका के लिए किन चीज़ों के तहत आप उसको बचा सकते हैं? अदरवाइज़ नहीं तो देखें बहुत सारे बड़े बड़े नाम वाइप आउट हो चुके हैं। देखिए एक बुनियादी बात है जो मैं चूँकि चैनल्स की जो बनने का मरहला है उनका मैं हिस्सा रहा, किसी न किसी शक्ल में अहम पोजीशनों पे रहा, तो उसकी स्ट्रक्चरिंग करने का, उसका नेटवर्क बनाने का मौका मिला। और बहुत सारे सालों से मैं एक चीज़ देखता आ रहा था कि यहाँ देखें कुछ चैनल्स तो ऐसे थे जिनके पीछे ऑलरेडी अखबारात थे बड़े और लेगेसी थी बहुत बड़ी, जैसे जंग का ग्रुप है, नवाए वक्त का आया, नवाए वक्त वाले आए लेकिन उस तरह से टीवी में आके सस्टेन नहीं कर सके। डॉन वाले आए, वो भी एक खास स्टैग्नेट हो गए। हाँ जी, बिजनेस रिकॉर्डर इंग्लिश का उनका अखबार है, वो आज टीवी लेके आए, लेकिन वो भी एक ख़ास हद तक दरमियानी सतह पे रहा, बहुत ज़्यादा पजीराई उसको नहीं मिली। लेकिन जियो जो है वो हमेशा से टॉप पे रहा। ARY वाले हैं, ARY का अखबार या बाकी इसका बैकग्राउंड तो नहीं था, वो इसमें आए, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक नाम कमाया, नाम बनाया, अपनी पोजीशन बनाई है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ कि ख़ास तौर पे अब जो है मुश्किल काम इस सेंस में हो गया कि कुछ इस मार्केट पे थोड़ा सा दबाव का वक्त भी आया जब हुकूमतें बदलती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। तो हमने देखा पिछले 4-5 साल में इस मीडिया इंडस्ट्री पे दबाव भी आया। हालांकि हमारी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री जो न्यूज़ के अंदर आई थी उसकी लाइफ अभी बहुत थोड़ी है। बाकी अगर बाहर की दुनिया में देखें, बरतानिया में देखें, अमेरिका में देखें, तो वहाँ दर्जनों टीवी चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स चल रहे हैं और बड़े धूम धड़के से चल रहे हैं। गो के डिजिटल एरा आ गया और उसने बहुत सारी जगहों पे टीवी चैनल्स को मात दी, लेकिन वो इंडस्ट्री अभी टीवी की, सैटेलाइट की अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है जैसे किसी ना किसी शक्ल में, अगर जवाल ना मैं कहूँ तो एक दबाव का शिकार है शदीद किस्म का। 2-3 चीज़ें हुई। एक तो उसमें क्रेडिबिलिटी का इशू आया कि यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे चूँकि न्यूज़ और करंट अफेयर्स का जब आप काम करते हैं तो आपके ऊपर हुकूमतों के दबाव भी बड़े शदीद होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे अभी पैमरा नाम सुनते होंगे, वो बना हुआ है, उनके कवानीन ऐसे बने हुए हैं कि ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। फिर हुकूमतों के जिस तरह एक तरीकाकार होता है, जैसे अखबारात में भी हम देखते थे कि वो एक ट्रेंड देते थे आपस में, जैसे कहते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। अखबारात के दौर में भी हम देखते थे कि एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो एक मुख्तलिफ इदारे जो प्रेस को डील करते थे, एडिटर्स के साथ आके बात करते थे, बेशक वो रिक्वेस्टिंग एंड में आके कर रहे होते थे, लेकिन कुछ चीज़ें कि जी आज ऐसे नहीं है, ज़रा ऐसे कर लें, हुकूमत पे दबाव है, ज़रा थोड़ी सी नरमी कर लें। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। एडिटर्स अपने वक्त के वो देखते थे, भांपते थे, कभी दबाव लेते थे, कभी नहीं लेते थे। कभी वो देखते थे कि हाँ कितना दबाव लेना है और कितना नहीं है, तो कभी वो चीज़ें वैसे ही चली जाती थी। लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग से एक रिक्वेस्टिंग एंड पे हमेशा ये रहा और वो फिर चलता था। लेकिन हमने कुछ सालों से देखा कि असल में टीवी चैनल्स जब आए, चूँकि शायद उसकी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती खबर की, क्योंकि उसने तो अखबार ने तो छपना 24 घंटे के बाद आ गया, तो वो एक ही दफ़ा आकर एडिटर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तो हर सेकंड में, हर मिनट के बाद सिनेरियो चेंज हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ का हमारे जो ट्रेंड चल रहा है और वो सारी चीज़ें, तो वो दबाव बहुत ज़्यादा आता है। और उसके ऊपर फिर जाहिर है जो इंटरेक्ट करने वाले इदारे थे, जो प्रेस के साथ एक राब्ते में होते हैं, तो वो भी शायद उनकी भी तादाद आगे ज़्यादा हो गई, जिसे कहते हैं, वो लोग भी ज़्यादा हो गए। फिर और भी पसे पर्दा बहुत सारे लोग आ गए ऐसे कि जिसमें दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ गया। और फिर दबाव खाली एक वक्त था कि जिसमें लोग बात करते थे, एडिटर्स से बात करते थे कि जी ये ऐसे कर लें, ऐसे कर दें, मेहरबानी है, या जिस तरह से। तो अब थोड़ा सा मैंने देखा ख़ास तौर पे इन पोजीशंस पे करके कि अब वो एडिटर वाली साइड, जो एडिटोरियल वाली साइड थी, सम टाइम वो जब वो देखते हैं कि हम जैसा को सरफिरा वहाँ बैठा हुआ है और वो नहीं उस तरह से मानता, तो वो फिर क्या करते हैं कि वहाँ उसको बाईपास करते हैं, वो बराह रास्त मालिकान से बात करते हैं। अब चूँकि मालिकान के अपने स्टेक्स हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो थोड़ा सा भी जिसे कहते हैं ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज़, हाँ, थोड़ा सा ऐसे 2 स्क्रूज टाइट कर दिए जाए, तो वो कहते हैं अच्छा यार ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। तो बहुत सारी जगहों पे शायद ऐसा होता है कि हम जैसे जो अब एडिटर्स रह गए, जो कि अब पुराने लोगों में बहुत कम है, तो वो जब इन पोजीशंस पे नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़, तो सच्ची बात है बहुत सारी जगहों पे तो मैंने भी शायद ऐसे इन चीज़ों को
दबाव को रद्द करते हुए छोड़ना भी पड़ा मुझे कि नहीं भाई ये नहीं, ये इस तरह से नहीं होना। तो लेकिन अब शायद दबाव ज़्यादा हो गया। और इसी दौरान में असल में आ गया डिजिटल मीडिया भी। डिजिटल मीडिया में ये था कि वहाँ आपके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है, आप चाहे अपने नाम से या किसी गुमनाम से कुछ चीज़ जो भी आपने डाली वो अनएडिटेड है, यानी रॉ है, अनसेंसर्ड कह लें, एडिटेड तो है ही है लेकिन अनसेंसर्ड कह लें, है कुछ चीज़ें हैं वो आपने डाली। और उसकी आड़ में फिर क्या हुआ कि खबर की सेहत और वो उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। अभी आप जब आप देखते हैं फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, इससे हुकूमतें भी बड़ी परेशान हैं। अच्छा इवन मतलब मैं इस कम्युनिटी का बंदा होते हुए भी मैं खुद भी इस पे परेशान होता हूँ, इस पे कहता भी हूँ, लिखता भी हूँ कि ये बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। देखिए उससे क्रेडिबिलिटी हमारी डैमेज हुई। आज हमारी, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे मुल्क में अब ये जो सैटेलाइट टीवी है इसकी लाइफ अगर देखें तो ये 21वां साल है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसके अंदर ही इसने क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डैमेज कर ली। लोगों के अंदर ये एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत सारी चीज़ें रोक लेते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के कहने पे रोकते हैं, चाहे पसे पता जो भी है, किसी न किसी दबाव पे वो चीज़ें एक उस तरह से नहीं चल पाती। अच्छा उसके मुकाबले में डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा अब वो उसके अंदर से भी छान फटक करके सेहत उनकी मालूम करके ठीक चीज़ निकालना, ये बुनियादी तौर पर असल में ना एक सहाफ़ी को भी इतना फनशनास होना चाहिए, वो चीज़ें निकाले, उसकी तस्दीक करे। हमने देखा कि इसमें बड़े बड़े जो लोग थे जो सहाफ़त के प्लेटफॉर्म से ही चले आए, ख़ास तौर पे एंकर्स बन गए, चीज़ें बन गए, वो इस रॉ में बह गए। जब एक चीज़ आई जज्बाती हुए, थोड़ा सा उसको कहीं से तस्दीक ना की, उठा के पोस्ट लगा दी, ये चीज़ कर दी, बाद में एहसास हुआ को हो यार ये तो फेक थी, ये तो प्रोपेगेंडा का। चूँकि इसके अंदर बहुत सारे, फिर आपको पता है जब ये चीज़ें होती हैं तो इस आड़ में बहुत सारे शरारती लोग भी पीछे शरारत कर रहे होते हैं, बहुत सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं ऐसे। अच्छा उसमें फिर दुश्मन मुल्कों के भी हो सकते हैं शरारत, ज़ाहिर है किसी मुल्क में इंतजार पर आना, यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं कि वो बनी बनाई आपने देखा ना, ये आम बंदा तो नहीं कर सकता कि बैठ के पूरी पोस्टर डिज़ाइन करे बाकायदा, उसके कार्टून बन रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं चीज़ें, तो इसका मतलब है कहीं ऑर्गेनाइज्ड काम पीछे हो रहा है। तो हम लोग अगर उसी रॉ में बह जाएंगे, उठाई किसी की पोस्ट पकड़ी और उठा के आगे फेंक दी, उसकी तस्दीक ना की कि यार ये हो भी सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब आप इंटरनेट पे जाएं, आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो सम टाइम हैरान होता था, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स बन गए और उसमें बदकिस्मती से ऐसे लोग शामिल थे जो सहाफ़त से वाबस्ता रहे, लेकिन शायद इस चीज़ में आ गए और वो पैसों की ऐसी भरमार थी कि ऐसी ऐसी फेक चीज़ें, ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा का शिकार हुए। और मैं तो हैरान होता हूँ, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि यार उनको कोई, यानी जो भी को मुतलका साइबर क्राइम से मतलब कि ऐसे कोई इदारे नहीं है कि भाई ये क्या आप दे रहे हैं मुल्क के बारे में, चीज़ों के बारे में। आप बिल्कुल मतलब यहाँ तक मैंने सुर्खियाँ देखी कि जनाब वो जजों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, जजों ने ये कर दिया, फलां आपस में लड़ रहे हैं, येलो जर्नलिज्म चल रहा है, अफसर आपस में उन्होंने जनाब एक दूसरे के गिरबान फाड़ दिए, वो ये हो गया, फलां ने फलां को फारिग कर दिया, फलां ने इस्तीफा दे दिया, फलां को जहाज में बैठा के बाहर भेज दिया गया, फेंक दिया गया, फलां को जेल से निकाल दिया। अभी भी आज भी चल रही थी, कैपिटल टीवी, मुझे नाम लेना पड़ेगा, उस पर लगी हुई थी कि इमरान खान की रहाई के लाइव मनाज़िर, ताकि व्यूवरशिप बढ़े। हाँ वो एक लाइव मनाज़िर वाले तो साहब हैं, वो खास तौर पे वो मतलब उन पे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन बस देख लें अब अनफॉर्चुनेटली एक तो जिम्मेदारी देखें खुद से भी होती है ना, उस इंसान पर भी तो जिम्मेदारी है ना कि भाई वो ये क्या कह रहे हैं। हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट से लाइव मनाज़िर, वो GHQ से भी लाइव मनाज़िर आ रहे होते हैं, और पता नहीं कौन से लाइव मनाज़िर आ रहे हैं कि जिसमें वो लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, चीज़ें भी चल रही हैं सारा, और उसमें तख्ते उल्टे हुए हैं। मतलब आप निकालेंगे चंद रोज का पीछे निकालेंगे, पता लगेगा हुकूमत का 10 बार तख्ता उल्टा गया। ठीक है, तख्ता उल्टा गया, 10 बार चीफ जस्टिस बदल चुके हैं, 10 बार जजेस बरतरफ हो चुके हैं, 10 बार वज़ीर आज़म बरतरफ हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार वाला रिहा हो गया, रिहा वाला गिरफ्तार हो गया, यानी तमाशा लगा, वो पूछने वाला नहीं। तो ये चीज़ जो है ये बुनियादी तौर पर किसी भी चीज़ की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करती है। फिर उसको उसी नज़र से देखा जाता है, अच्छा यार ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो देखभाल करना। तो ये दोनों साइड पे है, उस साइड पे दबाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल देखें कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, खबर देना चाहिए, किसी भी उसको है प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप दें, खबर भी दीजिए, सारा कुछ दीजिए, तजिया भी की, लेकिन कम अज़ कम मतलब आप किसी प्रोपेगेंडा और मुल्क में फसाद फैलाने, इंतशार फैलाने का बायस तो ना करना। एक चीज़ है ही नहीं सिरे से, आप उसको अगर इस तरह की एक ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं, शोशा छोड़ दें और उसके ऊपर, अच्छा फिर लोग चूँकि आगे जो पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले हैं ना,
उनके में से इतना टाइम नहीं है किसी के पास, ना ही वो समझते हैं एतबार करके कि यार ये जो कह रहे हैं ये ठीक ही कह रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा मुआशरे में फसाद और इंतशार के सिवा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो ऐसा काम होना चाहिए, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए कि जिसमें प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, झूठ बोलना, ये इसके ऊपर तो गिरफ्त होनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब मैं झूठ बोलूँ और मैं ऐसे ही चला जाऊँ, बस ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं एक सच लिए बैठा रहा और सारा दिन झूठ बिकता रहा, ये वाली बात हो रही है। अच्छा मीर साहब, इसमें क्या वजह है कि अभी तक कोई चैनल्स ने भी या इवन पैमरा तो बना लिया, जर्नलिस्ट के लिए भी कुछ स्क्रूटनी का अमल होना चाहिए था। हर बंदा माइक पकड़ता है, कपड़े उतार रहे हैं लोगों के, खाल उतार रहे हैं, इज्जतें पमाल कर रहे हैं और जर्नलिस्ट बन गए। अच्छा, उसमें देखें क्राइटेरिया क्या होता है? देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से ही की जाती हैं। मतलब जैसे अच्छे इदारों में जब आप काम करते हैं तो वहाँ खुद से एक सीखने का, सिखाने एनवायरनमेंट का अमल होता है कि जिसके अंदर मतलब किसी को कहना नहीं पड़ता, ज़ाहिर है सिखाया जाता है आगे कि भाई अगर रिपोर्टिंग करोगे तो उसके ये एथिक्स हैं, अगर किसी के माइक मुंह में जाकर ठूसोगे तो भाई ये वाला काम नहीं करना। देखिए ना, आपने देखा भी होगा कि अमूमी तौर पर, मैं फिर इस्तिस्नाई कैफियत या कुछ सूरत हाल ऐसी रहती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो हो जाती है, लेकिन अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि बड़े चैनल्स में इस तरह से नहीं होता। रिपोर्टर्स को या जो फील्ड में लोग जाते हैं उनको तरबियत दी जाती है कि भाई ऐसे नहीं है कि हर एक के जाके मुंह में आप माइक ठूस दें। मैं तो इस चीज़ का कायल भी नहीं हूँ, इस तरह से मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है जो दुनिया में अखलाकियात है वही मेयार हमारे भी यहाँ होना चाहिए। और चूँकि वहाँ पे नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, वहाँ बिल्कुल ही चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, वहाँ तरबियत का एहतमाम भी कोई नहीं है। तो जिसके हाथ में जो आया उसने समझा ये शायद मेरे हाथ में कोई ऐसा हथियार आ गया है जिसकी वजह से मतलब मुझे पूरी गुंडागर्दी का भी कुछ शायद हक हासिल है। ऐसा तो नहीं है ना। मैं अगर एक सहाफ़ी में जाती हूँ तो मैं जाता हूँ तो मैं कोई मावराए कानून तो नहीं हूँ। मुझे कोई गुंडागर्दी का लाइसेंस तो नहीं मिल गया कि मेरे हाथ में माइक है तो मैं जाके जिसके साथ मर्जी बदतमीजी कर दूँ, जिसके साथ मर्जी जाके गुंडागर्दी कर दूँ या ऐसी चीज़ कर दूँ। तो ये कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो जाहिर है सीखनी चाहिए और उनको भी इसका होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इसके ऊपर कोई कानून साजी की हद तक कोई ऐसा है नहीं कि जिसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाए। अच्छा मीर साहब, इसी तरह कुछ लीडिंग चैनल्स पे भी हमें देखने को मिलता है कि यानी जहाँ पर पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, आपस में लड़ाया जाता है और फिर हत्ता के धक्कम पेल और लड़ाई, और सहाफ़ी हज़रात जो सो कॉल्ड एंकर भी हैं वो वहीं खड़े आवाज़ देते रहते हैं बस छोड़ दो छोड़ दो, और वो वीडियो ये प्रोग्राम वायरल करने के लिए ये चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं या कि जेन्युइन हैं? मेरा नहीं ख्याल स्क्रिप्टेड तो शायद नहीं होगी। शायद कोई इक्का दुक्का ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिसमें कोई शायद महसूस ऐसा होता हो कि ये स्क्रिप्टेड है, हीट ऑफ द मोमेंट में होता है। लेकिन उसको रोकना, चीज़ें करना, ये एक मॉडरेटर का काम है। देखें ना, अगर मतलब एक सेट पे गुफ्तगू होते होते अगर दो गेस्ट हैं और अपोजिट राय रखते हैं और वो बात करते करते ज़ाहिर है एकदम तो थप्पड़ पे तो नहीं बात, आपने इस्तेमाल दिलाया है। अब जब वो बात शुरू होने लगी तो मॉडरेटर का काम है ना, वो वहीं पे जब अभी पहली दूसरी सीढ़ी पे है तो तभी उनको टोका जाए, तब रोका जाए, ना कि जब वो उठ के एक दूसरे के सर में कोई चीज़ मारें या कोई थप्पड़ मारें एक दूसरे को या धक्के दें, उस वक्त जाके ये रोका जाए। तो मॉडरेटर का मेरा ख्याल है काम है कि वो थोड़ा सा चीज़ों को टेम्परेचर नीचे रखे। लेकिन शायद ये भी कुछ होता है, कुछ लोगों के जहन में है कि शायद इस तरह की चीज़ करने से जो है लोग ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और इस तरह का एक इंसानी नफ्सियात है ना कि अगर देखेंगे वो ये तो लड़ पड़े हैं आपस में, तो वो ज़्यादा कंटेंट में जब वो कोई ऐसी जान नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं आप निकाल के दे रहे, तो फिर ये लड़ाई की तरफ ज़्यादा आप जाएंगे। अगर आपके कंटेंट में जान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब मैं जिनको देखता हूँ बड़े धीमे मिजाज में, बिल्कुल कभी गुस्से से, ऊंची आवाज़ से, ऐसे एंकर्स भी हैं जो ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं करते। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहूँगा, इसमें यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा, आपका पसंदीदा सहाफ़ी कौन सा है या एंकर? ये बड़ा मुश्किल हो गया, मैं इसमें मेरा नहीं ख्याल, मैं अभी जाऊँगा, बड़ा मुश्किल हो गया ये कहना ना, क्योंकि होता है कहीं पे कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कि मिसाल के तौर पर आप वो बात कैसी भी करें, मिसाल है मैं देता हूँ कि मुझे उनका मॉडरेशन का अंदाज इस तरह, नदीम मलिक है जैसे। अच्छा, नदीम मलिक का इसलिए अच्छा लगता है कि मेरा ख्याल है कि सवाल ऐसा कोई छोड़ते नहीं है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि भाई हो सकता है थोड़ी बहुत किसी जगह पे साइड ले ली हो चीज़ें, लेकिन ना ऐसी नौबत आती है तलखी की, ना ऐसी, लेकिन मतलब सवाल भी काफ़ी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट को तकरीबन इस तरह का होना चाहिए कि आप
धीमे मिजाज से, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग है, सवाल स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी तरह का जवाब ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़ाया ही जाए या कोई बिल्कुल हथौड़े की तरह सर में कोई चीज़ मारी जाए तो तभी जाके कोई चीज़ जो है वो आगे से निकले। बल्कि कहते हैं अच्छा इंटरव्यूअर तो ठंडा होना चाहिए, ताकि वो ठंडे तरीके से आपको ऐसे दाएं बाएं से घुमा के सवाल करे कि जवाब देने वाला ना चाहते हुए भी बात ऐसी कर जाए तो उसके मुंह से बात निकल जाए और आपकी खबर बन जाए, या आपकी वो चीज़ निकल आए जो आप कहलवाना चाहते हैं, उससे सुनवाना चाहते हैं उससे। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा तो ख्याल है इस तरह का को होना चाहिए ऐसा कि जो कम से कम ठंडे। इख्तिलाफ तो ज़ाहिर आप कर सकते हैं, जब भी किसी तरफ जाएंगे किसी की बात एक ग्रुप को अच्छी लगेगी, दूसरी ग्रुप को अच्छी नहीं लगेगी। अब यही अलमिया हो गया हमारे। बल्कि अब तो ये पूछते हैं जैसे वो मुसलमानों से पूछते हैं ना कि आपका फ़िरका कौन सा, किस फ़िरके से ताल्लुक है आपका, तो अब साहबियों से पूछा जाता है कि आपका किस धड़े से ताल्लुक है, कि आप इस धड़े के साथ खड़े हैं या उस धड़े के साथ खड़े हैं। भाई कमाल होगी, जहाँ बात होगी, जो बात होनी चाहिए वही करनी चाहिए। अच्छा अमीर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी भी अपने पीक पर है और हालात भी जैसे सियासी तौर पे बड़े वार्म अप इलेक्शंस अनकरीब होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस इंशाल्लाह होंगे बतौर तजिया निगार, और दूसरी इस सूरत हाल कब तक ये प्रिवेल करेगी? देखिए, हमें जो गवर्नमेंट कहती है उस पर यकीन ही करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, गवर्नमेंट ने भी बार बार यकीन दहानी कराई है। तो अब तो देखें ना, सबसे ज़्यादा यहाँ ऑथेंटिक बात, चाहे आप उसको चीज़ को माने ना माने, कही जाती है कि आर्मी चीफ जो कहते हैं वो ये, वो आर्मी चीफ अमेरिका में जाके कहे हैं कि 2-4 दिन आगे पीछे इंतजामी तौर पे हो सकता है करने पड़ जाए, कोई वजह हो ऐसी हो, अदरवाइज इलेक्शन हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए, तो बात करना चाहिए। हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, अब वो जाहिर है एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त सारा झगड़ा खड़ा है कि भाई ये किस तरह के इलेक्शन है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं उसमें थोड़ा सा हैरानी ये होती है कि चूँकि हमारी ज़ाहिर है यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जो वो ये चीज़ें देखते हैं। अच्छा, चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमें तारीख देखने का, तारीख पढ़ने का या पीछे थोड़ा सा गहराई में नज़र रखने का अब रुझान नहीं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तो वो जिसके सामने आज है कल की बात, इवन हम कहते हैं कि बड़ी शॉर्ट मेमोरी वाली हम हैं लोग, आज है कल परसों सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि यार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें माजी की, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें माजी में, क्योंकि ख़राबियाँ पहले भी होती रही, बिगाड़ पहले भी था बहुत सारे। मैं तो बल्कि चंद दिन पहले भी इलेक्शन हिस्ट्री के वाले से देखा, मैंने कहा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इलेक्शन तो काफ़ी सारे हुए हैं, लेकिन 3 इलेक्शन हुए हैं जिसमें भारी अक्सरियत से पार्टियां खड़े होकर सामने आई हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री 1998 70 का इलेक्शन, ठीक है जी, जिसमें अवामी लीग को बहुत बड़ी अक्सरियत मिली, वो नहीं मानेगी, किस्सा सारा आपके सामने है। नतीजतन मुल्क 2 हिस्से हो गए, ठीक है जी। और उसके बाद भुट्टो साहब के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इलेक्शन 1977 में, जिसमें फिर उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, लेकिन अपोजिशन जमातों ने उसको नहीं माना और वो एक फसाद खड़ा हुआ और अल्टीमेटली मार्शल अल्लाह गया। तीसरी अक्सरियत मिली है नवाज शरीफ साहब को 1997 वाले इलेक्शन में, 1997 वाले इलेक्शन में, उसमें भी हाँ जी 2/3 मेजोरिटी मिली, जिसको भारी मैंडेट कहा जाता था। वो भारी मैंडेट ऐसा हुआ, वो संभाला नहीं गया, चीज़ें ऐसी तरफ चली गई कि नतीजतन उसके भी मार्शल लग गया। यानी 3 इलेक्शन ऐसे हुए इस मुल्क में, वो इस मुल्क की तारीख में, जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। एक में मुल्क टूट गया, 2 में मार्शल लग गया। ये बड़ी खौफनाक बात है। यानी एक तरफ मतलब अक्सरियत का होना और एक कौम का एतमाद होना कि भाई इस तरह से, लेकिन वो मामलात ना जाने शायद कुछ ऐसी हमाकतें फिर जो इक़्तिदार में लोग आए उन्होंने भी की कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, और वो फिर अपोजिशन को शायद इस तरह से दबाया गया कि वो नहीं माने, और अल्टीमेटली 2 में मार्शल लग गया, 1 में मुल्क टूट गया। अच्छा मीर साहब, हर इलेक्शन तारीख दोहराई जाती है। 2018 के बाद 23 का इलेक्शन भी ऐसे ही है कि जैसे चंद जमातें उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुछ बिल्कुल एब्सटेन कर रही हैं या साइड कॉर्नर लाइन है। अभी भी सिनेरियो वैसा ही नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार ये सियासतदानी है? असल में ना देखें, जब हम रियासत की ओवरऑल बात करते हैं तो जाहिर है सारे ये कंपोनेंट्स ही हैं। जी बिल्कुल, सारे पिलर्स हैं। हुकूमत की बात करते हैं या पार्लियामेंट की बात करते हैं या सारे, तो ये हर बंदे का अपना अपना, हर इदारे का अपना अपना रोल है, बंदे का तो जाहिर नहीं। तो उसमें अपने अपने रोल में रहें तो फिर तो चीज़ें सारी बहुत अच्छी तरह से चलें और सारा निज़ाम चले। लेकिन जब मुख्तलिफ इदारे दूसरे इदारों के उसमें काम में चीज़ों में जाकर मुदाखलत करते हैं तो वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है।
अच्छा, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इसमें लीडिंग रोल सियासतदानों को लेना चाहिए, इसलिए कि इसका एक दफ़ा हल निकालें। देखिए, जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे ना तो डिवाइड एंड रूल लगा हुआ है, फिर कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। और वो अभी तक हम देखते हैं कि ये 70-75 साल में यही हुआ कि कहीं ना कहीं एक तरफ चंद पार्टियां होती हैं तो दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा या कॉर्नर कर दिया जाता है। तो वो अगर ये आपस में समझ लें और आगे चलने का एक तरीका कार, क्योंकि किसी हदीस में तो नहीं लिखा हुआ कि ये 5 साल में, मिसाल के तौर पे अगर हमारे अवाम भी, हमारी हुकूमतें भी, हमारे लोग भी सब्र नहीं कर पाते तो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में अब 3 साल करवा लें, 4 साल करा लें, या कोई टाइम पीरियड ऐसा रख लें कि भाई ये वाला मौका होगा। इस तरह से गवर्नमेंट ने इस तरह से नहीं कराई, क्योंकि हमने पूरा तो करने देना नहीं। अगर कोई ऐसा करना भी है तो किसी डेमोक्रेटिक वे में उसका कोई तरीका कार जाहिर है, जैसे अदम एतमाद भी होती है, दूसरे तरीके भी रखे हुए। लेकिन है कि हम शायद ना मजमूई तौर पर बेसब्री सारी कौम में शायद रातों रात ही सारा कुछ चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट में आ जाए तो हम चाहते हैं अगले दिन इसको गिराने का अमल शुरू कर दें। तो अगर इसी तरह से दूसरे मौका नहीं देंगे उसको कि भाई ये अब आया, इसको करने दें 2-3 साल 4 साल ये काम करे ताकि लोगों के सामने आए, वो फिर अगले इलेक्शन में जाके उसका नितारा हो। लेकिन शायद दोनों तरफ से ये कमी है कि हम आपस में जो जितने भी सियासी जमातें हैं, देखें ये कोई ऐसा खुदा न खास्ता कुफर इस्लाम की जंग तो है नहीं, ठीक है ना। एक इख्तलाफ राय है, आप समझते हैं कि यार ये लोग ठीक नहीं, यही है ना, ऐसे ही यही राय है कि भाई ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग ठीक है, तो ठीक है, लोगों को मौका दें उसका करने का, और वो अपनी परफॉर्मेंस है वक्त के साथ, और फिर वक्त के साथ साथ शायद ये इदारों की मुदाखलत भी पीछे हो जाए अगर इनमें मैच्योरिटी आ जाए। अगर आपस, हाँ जी, आपस में तय कर लें ना कि भाई नहीं करेंगे हम। देखें, नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने भी आखिर ये बार बार हुकूमतें तोड़वा के इसी नतीजे पर मिसाक जमहूरियत किया था। वो 88 में इक़्तिदार में आई बेनज़ीर भुट्टो, तो उस वक्त नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, तो ये हालत होती थी, वो कहते हैं पंजाब में नहीं घुसने देंगे, आपके पास अगर है वफाक है तो आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। सिंध में गवर्नमेंट थी, उनकी वफाक में थी, तो वो ऐसे लगता था बेअसर सी गवर्नमेंट है। और वो क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, 1.5 साल के अंदर वो गवर्नमेंट फारिग। उस वक्त वो जनरल ज़ियाउल हक की वो अमेंडमेंट भी उसमें डाली हुई थी, उन्होंने एक वो रखा हुआ था बीच में कि जी 58 भी एक शेक है जिसके जरिए जब चाहे सदर ममलकत जो है वो हुकूमत तोड़ सकते हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट तोड़ दी, करप्शन के इल्ज़ामात और ये सारी चीज़ें। फिर जब वो आए तो वो भी कुछ 2.5 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट भी ख़त्म कर दी गई। वो फिर दूसरी दफ़ा बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, तब भी वो मुश्किल से 2.5 साल निकाले। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, अब ये वो के 2 IX से आए थे, ये भी मुश्किल से 2-2.5 साल निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ये फिर इनको समझ आई कि भाई ये तो ऐसे ही है, ये तो इस तरह से तो तमाशा लगा रहेगा। किसी एक को तो गवर्नमेंट पूरा कर, मैंने तो कहा ना टेन्योर छोटा करना ना पार्लियामेंट के अंदर। जब ये असल में मसला ये है कि जब हमारे सियासतदान जब पार्लियामेंट में जाते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें ऐसी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जहाँ उसको किसी को जो भी बरसरे इक़्तिदार जब अपोजिशन में होते हैं तब कहते हैं नैब खत्म कर दी जाए। ठीक है ना। आज मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आज जो लोग इंसाफ न होने का शिकवा करते हैं ना, अदालतों के अच्छे न होने का शिकवा करते हैं, भाई अवाम तो भुगत ही रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं है, इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में नहीं है, इसीलिए हमारी अदलिया वो 139 में 40 में आखिरी नंबरों पे आती है ना। बिल्कुल, इसीलिए ये हमें सितारा ऐसे तो नहीं मिला, एजाज हमें तो ऐसे तो नहीं मिला, ये जिल्लत जो आई हुई है हमारे हिस्से में ऐसे तो नहीं आई। तो वो भाई जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो इकट्ठे होके क्यों नहीं करते ये निज़ाम ठीक, उस वक्त लेजिस्लेशन करें, उस वक्त ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसे ऐसे जजेस को लाने का। उस वक्त क्या होता है कि वो कहते हैं कि मेरा बंदा ऊपर लग जाए, हाँ 2 जज तेरे, तू कंप्रोमाइज कर ले, थोड़ा सा तू कंप्रोमाइज कर ले। होता क्या, उसके नतीजे में क्या होता है, 2-4 गंदे 4 उसने घुसेड़ दिए, 2-4 गंदे उसने घुसेड़ दिए, जुडिशरी डिवाइड, एक इदारा बेड़ा गर्क हो गया उसका कि जनाब आप। उसमें फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब इन पे जरूरत आती है, जब को आईनी और चीज को आती है, तो वो फिर चूंकि करप्ट भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, वो दबाव भी बर्दाश्त नहीं करते। आज तक देख लें अदलिया ने क्या किया, सारे का सारा फिर वो ऐसी कुव्वतों का साथ देते हैं कि जहां आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, कुछ भी नहीं। आप यानी यही अदलिया जो है 4 मार्शल तो नहीं रोक सकी, 4 मार्शल इस मुल्क में लग गए। तो ये चीज़ पीसीओ के तहत हल भी उठाए, सारा कुछ ही जी, क्या 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 नहीं फिर उसमें हुआ। बड़ा हमारी तो तारीख बड़ी अजीबोगरीब है ना। अच्छा मीर साहब, अब ये जो इलेक्शन अनकरीब हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई पार्टी ऐसी है जो 2/3 मेजॉरिटी लेने के काबिल होगी, स्प्लिट मैंडेट आएगा? देखें, पहले तो क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ा इस वक्त शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना, सबसे पहला सवाल तो ये है
तो हम जितना मर्जी करके देख लें अपने दिल पे, जब हाथ रखें तो नज़र आता है कि नहीं। अच्छा, अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसकी वो मिसाल देते हैं कि जी माजी में भी नहीं था। अच्छा, अब ये है प्रेसिडेंट तो ऐसी ही है। हाँ, तो वही ना चीजें लेके चलें। अच्छा भाई, इसको कहीं तो करेक्शन कर लेना। अब इस करेक्शन करने के लिए मैं कहता हूँ कि ये सियासतदानों को आपको उसमें बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। कब तक आप वो जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहेंगे? टिट फॉर टैट वाला मामला हो रहा है। बंदर जो है रोटी बांटेगा और बिल्लियाँ जो बैठ के देखेंगी तो किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे ही है, इसको बैठ के देखें, इसको आगे निकलने का रास्ता निकालें। इस तरह से तो बहरहाल जो हो रहा है वो तो अच्छा नहीं है ना। कोई भी जो चीज़ें हो रही हैं वो तो कानून के मुताबिक नहीं हो रही। बतौर तजिया निगार, और माशाल्लाह गहरी नज़र है आपकी मुल्क की सूरत हाल पर भी, 2023 के बाद 24 जो अब इलेक्शन का साल है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म किसको देखते हैं? बड़ा मुश्किल है अभी रात ही में बात कर रहा था कि वो कहते हैं ना कि एक तरफ वाले तो आवाज़ लगाते हैं कि साड़ी गाली होती है। देखें ना ये कितनी बदकिस्मती। हाँ देखें, इलेक्शन से पहले ही बातें होने लग पड़े, साड़ी गाल हो गई। मतलब हमें जी ये है अंदाज़ा कि यहाँ वो इवन बड़े बड़े तजियाकार बैठ के टीवी पे ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो वहाँ इनको ये हिस्सा मिलना है और वहाँ उनको हिस्सा। और हम भी देखते हैं, फिर देखें कि मतलब बहुत सारे लोग जिनकी बड़ी गहरी यानी दोस्तियां हैं, बड़ा मरासम है, हैंड इन हैंड है, मरासम है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ से लोग देखते हैं कि अच्छा जिस पार्टी में ये जा रहे हैं तो इसका मतलब है इधर भी रुझान है, या कम से कम इन्हें भी शेयर मिलेगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप फिर देख ही रहे हैं किस तरह से है। अब अलमिया है, अब इससे कहें कि माजी में भी होता रहा, ये माजी से आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नहीं देखें, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ तो ये तो इलेक्शन की बात है ना। अभी तो पहले इलेक्शन जीतें और जीत के आए, इतनी सीटें निकालें तो फिर बात है। कोलेशन में ही अगर मिसाल के तौर पर आते हैं, देखें अभी तो मैं ऐसे कहता हूँ, देखें इलेक्शन के भी ना, इलेक्शन का भी बहुत सारा स्टेप्स है ना। जैसे कहते हैं सबसे बड़ा लोग समझते हैं कि शायद पोल वाले दिन को रैगिंग होती है बहुत बड़ी, और बहुत मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये है ना, जो मैं अभी तक समझ सका हूँ अपनी, वो पोल वाले दिन शायद इतनी गड़बड़ नहीं होती जितनी बाद में, जितनी पहले होती है। प्री पोल भी और पोस्ट पोल भी को इस तरह है। वो पोल वाले दिन कितना कर लेंगे, वो इंफरादी तौर पर थोड़ा बहुत को अगर वो कर भी लेते, उससे ये वाला मामला इतना बड़ा अपसाइड डाउन नहीं किया जा सकता। जाहिर है पार्टियां तो, हर बंदा क्लेम तो यही करता है कि रात आपने वो गड़ी खुदाबख्श में सुनी नहीं है? जी बिल्कुल, बिलावल साहब की तकरीर सुनी है, तो वो तो कह रहे हैं कि जनाब अब की बारी हमारी है, हमें चांस मिलना चाहिए, और ये सारा ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को ही मिले। तो हालांकि वो ये कहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई आप भी तो सिंध में बैठे हुए हैं कितने सालों से, हाँ आप भी बैठे जो कि तू से लाहौर को क्या बदलेंगे। देखें लोगों के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको लेके आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे असल में इलेक्शन से ज़्यादा लगता है ऐसे है कि बस सिलेक्शन पे ज़्यादा कुछ रुझान है। ये सिलेक्शन वाला काम जिस दिन को बंद हो जाए तो शायद कुछ चीज़ें। बतौर सहाफ़ी क्या आप नहीं समझते कि सहाफ़ी को गैर जानिबदार होते हुए इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री कबूल नहीं करनी चाहिए? जबकि बदकिस्मती है, जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आती है, सहाफ़ी जो बायस पहले अपने आप को नहीं कहते वो खुलकर सामने नज़र आते हैं। असल में इंटरिम गवर्नमेंट हो या वैसे गवर्नमेंट हो, मतलब सहाफ़ी का काम ही नहीं है ना ये वाला काम। या तो वो अपने शो पर या वजारत चला लें, या छोड़ दे, वो कहे जी मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इसको खैर बात कह दिया, अब मैंने सियासत में आना है, तो फिर जाके वो करे। अब यहाँ पे असल में बदकिस्मती यही हुई है कि बहुत सारे सहाफ़ी वो इस प्लेटफॉर्म से ही अल्लाह ताला उनको रूज देता है, वो शोहरत हासिल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर उसके नतीजे में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके वो फिट हो जाते हैं। कोई ना कोई या ओहदा ले लिया या कुछ चीज़ ले ली। तो ये मेरा ख्याल है ये उनके, अगर उस हिसाब से भी देखें तो उनके अपने मनसब के भी खिलाफ है कि अगर अल्लाह ने आपको बड़ा नाम दिया है इस मुल्क में, आप सहाफ़त के नाम से आप नाम अगर कमा के आए हैं, तो भैया आपका बड़ा नाम है किसी वजारत से। अगर आपका वो स्टैंडिंग है तो आपकी क्रेडिबिलिटी देर पा है, तो छोड़े पड़े, ये क्या है इसमें जाके, ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को करने दें। क्या ज़रूरत है इस बखेड़े में घुसने की जिसमें आप अपने ऊपर, ज़ाहिर है फिर कहीं ना कहीं आपको साइड तो फिर लेनी पड़ती है, तो फिर उसमें आप कहाँ रह जाते हैं, सहाफ़ी कहाँ रह जाते हैं? कौन सा ऐसा चैनल है पाकिस्तान का जो आज भी अभी तक न्यूट्रल और एक बेहतर पोजीशन लिए हुए है? बड़ा मुश्किल है काम, ये सवाल बड़ा ही टफ है, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना भी। मैंने कहा ना कि चूँकि जो सैटेलाइट TV चैनल्स हैं उनके ऊपर दबाव हैं बहुत सारे, ठीक है, दबाव भी हैं, और फिर हर TV चैनल के जो मालिकान हैं उनके अपने इंटरेस्ट, सियासी वाबस्तगियाँ भी हैं,
सियासी वाबस्तियों से ज़्यादा बिजनेस इंटरेस्ट भी। तो बहुत सारी चीज़ों में जाके मैंने कहा ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये काम करना। मैंने कहा ना मैं तो खुद इन पोजीशंस पे रहा हूँ, ये दबाव फेस करना पड़ा और बहुत सारी जगहों पे जब इनकार की सूरत में वो फिर पसंद नहीं आती, कहते अच्छा ठीक है ये आप नहीं कर सकते, फिर कोई और आके कर लेगा। ये तो ऐसे ही है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देखें, क्रेडिबिलिटी के बगैर तो कोई फ्यूचर नहीं है। अगर क्रेडिबिलिटी इसी तरह से ये लूज़ करते जाएंगे और सोशल मीडिया जो है वो अपनी, हालांकि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और उसके अंदर जो आलाइशें हैं उसके बावजूद वो इसको पीछे छोड़ गया। देखे ना, ये तो सामने वाली चीज़ नज़र आ रही है कि वो इसको पीछे छोड़ गया। इसलिए पीछे छोड़ गया कि यार ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ इनकी चाबी में रोड़ी जाएगी, ये तो गए। तो वो अगर ये लूज़ करते गए तो फिर तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी वजह से शुरू में शायद आपने बात भी की कि अब इतने न्यूज़ चैनल आए, मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस सैटेलाइट टीवी चैनल का खर्च बहुत बड़ा है। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का जो चैनल है ना, उसकी ऑपरेशनल एक्सपेंस करोड़ों में है माना। तो वो मीट करना और फिर टॉप रेटिंग भी लेना और बिजनेस भी निकालना उससे, क्योंकि और तो उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि जहाँ से वो निकाले। तो ऐसी इक्वेशन बहुत कम टीवी चैनल्स के पास है कि जिसमें वो अपने एक्सपेंस मीट करते हैं। कुछ एक दो कमाते भी होंगे, यकीनन कमाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो बमुश्किल वो कर पाते हैं, और उससे ज़्यादा वो हैं जो तो खसारे में हैं, लॉस में हैं, अपनी जेब से डालते हैं। तो शायद उनके दाएं बाएं के काम इस तरह के हैं कि उनको ये एक छतरी चाहिए और वो बर्दाश्त करते हैं। ये खर्चे करोड़ों रुपए का महाना अपने पल्ले से डालते हैं और वो चला रहे हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं। ये जो है ना, असल में ये बदलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चल नहीं सकता। अगर चलाना है तो फिर इसी तरह चलाना है, और जो इस तरह से चला रहा है करोड़ों रुपए पल्ले से डाल के, इसका मतलब है फिर वो उसका काम हो रहा है, उसका इंटरेस्ट हो रहा है, ये तो उसने फिर उसके कवर के लिए रखा। आपने भी एक रीजनल चैनल को नेशनल चैनल में कन्वर्ट करवाया, चंद महीनों के अंदर मेहनत भी खासी की। अब मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं कि नया चैनल लॉन्च करेंगे या किसी आने वाले चैनल का हिस्सा बनने? देखिए, अभी नया चैनल लॉन्च करने के लिए तो कुछ ऐसे कोई इतने कंड्यूसिव हैं भी नहीं, कंडीशंस भी नहीं है कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉस्पेक्ट फौरी तौर पे नज़र आ रहा हो। जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट बड़ी है, और फिर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है ही है, जो महाना इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर सबसे बड़ा मसला उसको बड़ी रेटिंग में ले जा के उसको सस्टेन करना है। लोग, होता क्या है, सरमायादारों को, चंद एक हमारे ही कम्युनिटी के लोग कुछ अच्छेदार गुफ्तगू से फंसा तो लेते हैं कि जी हाँ जी टीवी चैनल निकालते हैं, लेकिन उनको सही पिक्चर नहीं बताते कि भाई ये न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का एक टीवी चैनल निकालना थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, बड़े सब्र हौसले के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट के अंदर जिद्दत लानी होगी। कंटेंट के अंदर जिद्दत नहीं लाएंगे, लोगों की जैसे कहते हैं कि वो उमंगों के ऊपर आप पूरा नहीं उतरेंगे, उस क्रेडिबिलिटी पे, उस चीज़ों पे दबाव से आज़ाद नहीं होंगे चीज़ों से, तो वो बड़ा ही मुश्किल है कि आप लोगों के अंदर अपनी जगह बना सकें। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चूँकि करने को तैयार कोई नहीं है। कंटेंट के ऊपर लोग लगा, जो आपने देखा कि अब जितने भी टीवी चैनल निकले, आप जियो की पायनियर टीम में मैं भी शामिल था, तो जाहिर है उस आप देखें तो वो सारे के सारे कॉपी हैं। आज भी मार्केट लीडर टीवी चैनल जो जिस तरह का प्रोग्राम जिस स्लॉट में शुरू कर देगा, सारे उसी टाइम पे शुरू हो जाएंगे, उसी लाइन पे, उसी ट्रैक पे जाके वो प्रोग्राम शुरू कर देंगे। कमर्शियल भी उतने पे लेते हैं, सारे का सारा। मतलब हम 20, 21, 22 सालों में अगर कोई ऐसा कोई जुर्रत ये नहीं कर सका, चरबासाजी तो बाकी फिर क्या होगा? तो ये मुश्किल काम होता है ना। तो मुश्किल काम में लोग हाथ कम डालते हैं, फार्मूला फिल्म्स में ज़्यादा जाते हैं। ना कहते हैं फार्मूला दे दें, थोड़ी सी हमें छतरी चाहिए, थोड़ी सी हमें ज़रा टका चाहिए, ताकि हमारी तरफ हमारे जो बाकी इंटरेस्ट हैं, बिजनेस हैं, उनकी तरफ कोई ना है। तो ज़्यादातर का मोटिव शायद ये रहे हैं। अच्छा, आपने बेशुमार सहाफ़ी बनाए और माशाल्लाह एंकर्स प्रोड्यूस किए। आप क्या समझते हैं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं सहाफ़त की, उनको किन किन उसूल व ज़वाबित पर चलना होगा? देखिए, असूल व ज़वाबित तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको सच के साथ खड़े होने का जो है ना, वो आपको होना चाहिए कि भाई मेरा काम, उसकी प्राइस भी पे करना पड़ती है। सच के साथ मुझे खड़े होना है। मतलब मैं अगर कोई बात है, एक रिपोर्टर है जो फील्ड में जाता है तो वो चीज़ रिपोर्ट करे, वो किसी भी जमात से। अच्छा, वो फिर वो किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं है कि एक के लिए तो इस्तिस्ना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाए, दूसरी के लिए वो जाकर दूसरा नहीं, उसके वो जिसे कहते हैं एक, जैसे को डॉक्टर का एक वो रोल होता है, या एक रिपोर्ट करने के लिए गया बाहर, उसका रोल उसका ये है कि जो उसने देखा वो बता दे, बस उसका काम रिपोर्टिंग करना। तज्जियाकार और हैं,
उसके नतीजे में कोई तजिया निकालें या अपनी राय दें, वो एक और चीज़ है। लेकिन जो रिपोर्टिंग में जाते हैं, जब खबर में जाते हैं, तो खबर में जाके और फिर खबरों को जब हम उसका न्यूज़ रूम में वापस आती है, उसका मेकअप होता है, उसकी सुर्खियाँ बनती हैं, उसके अंदर हम डंडी ना मारें। न्यूज़ के जो लोग हैं ख़ास तौर पे, उनका काम तो यही है। करंट अफेयर्स में आपके पास राय देने के लिए जब आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, वो उसका अपना जिसे कहते हैं दीन ईमान है, वो उसमें फेयर बात करे और कोशिश करे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं इस हवाले से। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बेशुमार लोग, चाहे वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो या इंटरम में हो, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इमरान खान साहब के बारे में एक मैं चीज़ बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब की एक ही स्ट्रेंथ है, मैं उनके पीछे अवामी ताकत बहुत ज़्यादा। देखें, ये मानना पड़ेगा, उनके पीछे लोग खड़े हैं और करिश्मा बड़ा है, पर्सनैलिटी का बड़ा, सारी चीज़ें वो मतलब उन्होंने जब वो इक़्तिदार से बाहर थे तब भी, फिर इक़्तिदार के बाद भी, फिर इक़्तिदार में आके कुछ परफॉर्मेंस की वजह से उनका हमें नज़र आया, डिप नज़र आई है। लेकिन उसके बाद जब से इक़्तिदार से निकले, अच्छा वो अब इसमें लोग बहस करेंगे कि जी वो किस तरह से ऊपर आ गए, जी उन्होंने झूठ बोला, ये किया या ऐसे किया, लोगों की अपनी राय है। लेकिन एक चीज़ है कि सारी चीज़ों के हालात के बावजूद शायद मतलब लोग ये समझते हैं कि भाई बाकी लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए यहाँ आ जाते हैं। बहुत सारे जनों में सवाल आते हैं। तो ये बंदा तो जैसे भी है यार, ये तो वहीं पे खड़ा, यहीं पे है, पाकिस्तान में ही है, इधर जा भी नहीं रहा कहीं। तो वो उसकी वजह से लोग फिर वो डट के उसके पीछे खड़े। तो ये चीज़, यही उनकी ताकत है। अब ये उसमें कितना, ये उनकी जिसे कहते हैं कि उनकी भी विजडम का इम्तिहान है कि इस ताकत को वो पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हुए अपनी कौम को भी, अपने फॉलोअर्स को भी किसी पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, ना कि किसी डिस्ट्रक्शन वाली साइड पे लेके जाए। एक होता है ना थोड़ा, क्योंकि ये बीच में एक फेज़ आया कि जिसमें बहुत सारी जज्बाती बातें सुन के कुछ लोग इंस्टिगेट भी हुए। जाहिर है, होता है, ये तो ऐसी, उसमें तो अब ना मानने वाली तो बात ही कोई नहीं है। माननी चाहिए, होते हैं लोग जज्बाती हो जाते हैं और दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। उस चीज़ से गुरेज करते हुए एक जाहिर है, एक मुल्क के अंदर रहना है, उस चीज़ को तो नहीं, वो सिस्टम के तो तहत चलना ही पड़ेगा। नहीं, सिस्टम को तब्दील करें ना, फिर उस ताकत से आए, अवामी ताकत से आए, उस सिस्टम को तब्दील करें। बिल्कुल ऐसे ही, उस सिस्टम को तब्दील करें जिसमें आपको नजर आता है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, पुलिस का सिस्टम ठीक नहीं है, अदालत का सिस्टम ठीक नहीं है, वो ठीक कर लें ताकि कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आए, आप पे भी मुसीबत का वक्त आए, तो वही अदलिया, वही सिस्टम आपके लिए खड़ा हो कि नहीं भाई, हम तो ये सिस्टम बनाने वाले हैं, सिस्टम बनाने वाले ने हक पे डाल दिया, इसको सच्चाई के रास्ते पे डाल दिया, तो ये तो ऐसे तराजू रख के ये सिस्टम फैसला करेगा, ये हम नहीं होने देंगे, ये इस मुल्क में मार्शल नहीं अब लगने देंगे, अब इसमें नाइंसाफियाँ नहीं होने देंगे। लेकिन वो हम देखते हैं कि नहीं खड़ा हो रहा ना सिस्टम, वो इसलिए कि किसी ने इस सिस्टम को बनाने की उस तरह से कोशिश ही नहीं की, उस तरफ हम गए ही नहीं, रीस्ट्रक्चर किया ही नहीं। आखिर में कुछ देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को पैगाम ये है जी कि बस पॉजिटिव रह सकते हैं हम अपने मुल्क के लिए, और जाहिर है इधर ही रहना है, इधर हमारी नस्लें भी हैं, हमने इधर ही, हमारे बच्चों ने भी इधर ही वक्त गुजारना है। तो हम तो यही दुआ गो भी हैं कि ये मुल्क जो है किसी पॉजिटिव वे में, ये सारे लोग भी, सारे इदारे भी, ये आपस में मिल बैठ के इसका कोई हल निकालें। ये हल नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये शायद इलेक्शन होने के बाद भी हम स्टेबल नहीं, इंतशार की तरफ ही जाएंगे। अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही अभी ऐसी, क्योंकि वो उसकी जिसे कहते हैं ना कि वो आपस में बैठ के उसको सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ हम जा नहीं रहे। अभी सिर्फ मतलब यही है कि चूँकि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अब ऐसी की तैसी, अब ये भी ऐसे ही होगा। तो अब आज सिर्फ अब फ़र्क ये हो गया है कि अब असल में कहते हैं कि एक वक्त था ना, सिर्फ अखबारात थे, एक PTV था, तो पता नहीं चलता था, फिर चंद TV चैनल आए, कुछ पता चलना शुरू हुआ। ओए अब तो हर हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ भाई, हर एक ने हाथ में ये पकड़ा हुआ, लेके जाके ऐसे उसने जैसे कहते हैं ना, वो आपके ऊपर वो लगाई हुई है, मॉनिटरिंग लगी हुई है, वो चीज़ें इधर से निकल आती हैं, उधर से निकल आती हैं, उधर से निकल आती हैं, तो कुछ छुपती नहीं है। ठीक है, कहीं जगह पे प्रोपेगेंडा भी होगा, कुछ उसमें हो भी जाती है, वो एक अलग बहस है, लेकिन अब छुप नहीं पा रही। तो ये मिल बैठ के जो साहबाने इख्तियार और इक़्तिदार है, दोनों को बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये हल नहीं है, इस तरह से ये मुल्क नहीं चला करते, ये इसको बैठ के सीधा कर लें। मैं तो चंद दिन पहले भी ये कह रहा था कि भाई अगर हम यहाँ पे बैठ के नेशनल TV पे बैठ के ये कहते हैं कि जो दहशतगर्द थे, जिन्होंने बम धमाके किए, जिन्होंने फ़लाँ काम किए, फ़लाँ काम किए, फ़लाँ काम किए, आज उनको हम कौमी धारे में ले आए और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं, और उनके इंटरव्यूज करवाते हैं।
चल रहे हैं, ओ भाई अगर वो ये दहशतगर्दी करने वाले कौमी इदारे में आ सकते हैं और हम फख्र करते हैं, तो भाई सियासी जमातें आपस में बैठ के इस चीज़ का क्यों नहीं मिल बैठ के हल निकालती, और रियासती इदारे भी उन लोगों के साथ बैठ के बात करें, सियासी तौर पर डायलॉग करके कोई रास्ता निकालें कि ये तरीका नहीं है। देखें अल्टीमेटली जब हम सारे कहते हैं और उसको मानते भी हैं कि ठीक है भाई अवाम जिसको चुनेंगे उसको आने दें, उसको इक़्तिदार उसके हवाले करें, उसको चलने दें, फिर आवाम की विजन पे यकीन करें फिर इस चीज़ को, तो फिर करने दें। 1 2 3 इलेक्शन होंगे, टेन्योर छोटा कर लें, मैच्योरिटी आने दें, 2 3 4 ऊपर तले जब इलेक्शन होंगे ये धक्के धुक्के खा के सीधे हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर हम चलते रहे तो ये फिर दायरों में ही चलते रहेंगे। बहुत उम्दा बात इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बहुत कुछ सीखने सुनने को और समझने को मिला। और आखिर में यही खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, ख़िज़ां को यहाँ गुज़रने की भी मजाल ना हो। बहुत शुक्रिया मीर साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।